Hi dear students, I am Dr. P. Kulkarni. Welcome you all on P Educul digital platform. Dear students, we have already discussed the exact accounting procedure of conversion of partnership firm into limited company. In earlier some lectures, we already discussed the theoretical framework of the conversion, which are the objectives of conversion of partnership firm into limited company, accounting procedure to be followed to close the books of accounts of partnership firm and to open books of accounts of limited company. So there are two important events in case of conversion of partnership firm into limited company. The first one is dissolution of partnership firm and the second one is फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो बच्चों पहले जो ये टॉपिक के हमारे 3-4 लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं और एग्जैक्ट क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहती है कि कन्वर्शन पार्टनरशिप फर्म का हम लिमिटेड कंपनी में कर सके, वो डिस्कस किया है। कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो कि केस है उसमें दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहते हैं। एक तो रहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करना और दूसरा इवेंट इंपॉर्टेंट रहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी यानी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करना, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी ओपन करना। ये टॉपिक की जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन और अध्ययन पहले कुछ लेक्चर्स में किया है। ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू लिमिटेड कंपनी, द एग्जैक्ट प्रोसीजर, परचेस कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कौन सी मेथड्स फॉलो करके परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे क्लोज करते हैं और कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फॉर्मेशन के वक्त ओपनिंग जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती है और ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनती है, इसका डिस्कशन, इसका अध्ययन हमने पहले 3-4 लेक्चर्स में किया है। यह अध्ययन होने के बाद जो लेक्चर किया है कि प्रैक्टिकल हिंट्स और अकाउंटिंग प्रोसीजर टू क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन इनटू द बुक्स ऑफ कंपनी, ये जो प्रैक्टिकल हिंट्स बताने के लिए जो लेक्चर किया है वो आप पूरा का पूरा अगर याद करते हो तो ये टॉपिक के जो प्रॉब्लम्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसके अकाउंटिंग प्रोसीजर आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम सॉल्यूशन बनाने से पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमने क्या पढ़ी है, स्पेशली अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है वो हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 से लगातार 10, 15, 20, 25 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाते जाएंगे। लेकिन हर एक लेक्चर में एक ही प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो बच्चों जब हम बात करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स आर टू बी क्लोज्ड, तो हमें अकाउंटिंग प्रोसीजर करते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, परचेसिंग कंपनी अकाउंट, इफ परचेस कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स और वट एवर इट में भी, तो वो शेयर्स के, प्रेफरेंस शेयर्स के, डिबेंचर्स के अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे और उसके साथ ही कैश और बैंक का ही अकाउंट हम ओपन करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसीजर में हमने डिस्कशन करते वक्त ये ध्यान में रखा है कि पहले जो प्रॉब्लम में दिया हुआ बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट के हर एक आइटम ऑफ लायबिलिटी एंड एसेट के बारे में हम डीलिंग पूरा नहीं करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसीजर पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम कन्वर्शन का प्रोसीजर चालू नहीं करेंगे। तो ये कैसे बैलेंस शीट के हर एक लायबिलिटी और एसेट्स के साथ हम डील करते हैं, जो कि कैपिटल अकाउंट्स रहेंगे, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। अगर प्रॉब्लम में करंट अकाउंट्स भी रहते हैं तो भी करंट अकाउंट्स का भी बैलेंस हम कैपिटल को ही ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद जो कुछ भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और प्रॉफिट्स और लॉस रहते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम पार्टनर्स के बीच में करेंगे, इसकी एक एंट्री भी हम बनाएंगे। उसके बाद अगर कैश और बैंक बैलेंस ये नई बनने वाली कंपनी जो है वो टेक ओवर नहीं कर रही है तो हम कैश बैंक बैलेंस विल ट्रांसफर दैट मच अमाउंट ऑफ कैश और बैंक अकाउंट टू द कैश बैंक अकाउंट अकॉर्डिंगली देयर ऑन। उसके बाद हम क्या करेंगे, विल क्लोज ऑल इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज and balances of all the assets and third party liabilities will simply transfer to realization account at their book values। जो कि जो एसेट्स बचेंगे वो सब एसेट्स के बैलेंसेस हम रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को जब एसेट्स ट्रांसफर करेंगे तो उसके एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ये एसेट्स में सन्ड्री डेटर्स जो आइटम है वो बुक वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू हम डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के ट्रांसफर करेंगे और आरडीडी जो कुछ भी प्रॉब्लम में बैलेंस शीट में दिया है उसका बैलेंस हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
उसके बाद हम लाइबिलिटीज, जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है उनके बैलेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री बना के। तो सब एसेट्स और लाइबिलिटीज हम जब रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, कीपिंग असाइड कैपिटल बैलेंसेस, रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड कैश बैंक बैलेंस इफ इट इज नॉट टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी। तो बैलेंस शीट के पूरे एसेट्स और लाइबिलिटीज के साथ हमारा पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो बैलेंस शीट में और एक आइटम शायद बच जाता भी है अगर प्रॉब्लम में दिया है तो, इफ देयर इज partners loan given into the balance sheet, then will not transfer that amount of partners loan to realization account. Instead we will open partners loan account separately और उसको जो कुछ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉब्लम में बताई है उस हिसाब से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देंगे। बैलेंस शीट का पूरा अपना व्यवहार हुआ, उसके बाद हम परचेस कंसिडरेशन इज पेड बाय परचेसिंग कंपनी टू पार्टनरशिप फर्म आइदर ऑफ द थ्री वेज। पहली तो मेथड है लमसम मेथड, दूसरी है नेट एसेट मेथड, तीसरी है नेट पेमेंट मेथड। लमसम एसेट मेथड में तो प्रॉब्लम में ही हमें लमसम परचेस कंसिडरेशन कितना है वो बताया जाता है, उस हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते हैं। नेट एसेट मेथड में एसेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू बाय द परचेसिंग कंपनी माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी एट एग्रीड वैल्यू, माइनस करके जो कुछ भी परचेस कंसिडरेशन आता है वो नेट एसेट होता है, वही परचेस कंसिडरेशन रहता है। और नेट पेमेंट मेथड में जो कुछ भी क्लेमेंट है उनको जो शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स या कैश बैंक में जो कुछ भी क्लेमेंट को पेमेंट परचेसिंग कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म को किया है उसकी एक हम टोटल बनाते हैं, तो नेट पेमेंट मेथड से परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं। सो टू कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन either of the three ways, net lump sum method, that is lump sum purchase consideration given to the problem. By applying net asset method, we'll have to calculate purchase consideration simply by deducting agreed value of liabilities taken over from agreed values of assets taken over. That net asset will be the purchase consideration. And in case of net payment method, whatever amount in terms of shares or preference shares or debentures or cash bank is paid to the rightful claimant, that total of the amount paid to the rightful claimant, that will be the net payment method purchase consideration. So ये purchase consideration का accounting treatment हमने पूरा इस बारे में डिस्कस किया था, मैंने अभी रिवाइज किया है। उसके बारे में दो अकाउंटिंग एंट्रीज रहते हैं। परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड के बारे में पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में दो एंट्री बनते हैं। पहली एंट्री बनती है परचेस कंसिडरेशन ड्यू परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड की एंट्री होती है शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट to purchasing company account. So for recording purchase consideration due and purchase consideration received, we pass normally two entries: purchase consideration due, purchasing company to realization account, purchasing consideration received, shares account debit, preference shares account debit, debentures account debit, cash bank account debit to purchasing company account. ये दो एंट्री बनाते हैं। Later on, if some of the assets or liabilities not taken over by the purchasing company, अगर एसेट्स टेकन ओवर नहीं करती है परचेसिंग कंपनी, तो हमारे पार्टनरशिप के पास दो ऑप्शन बचते हैं। या तो एक आधा पार्टनर वो एसेट टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगर पार्टनरशिप फर्म ये लायबिलिटी पे करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, अगर पार्टनर टेक ओवर करता है लायबिलिटी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनाते हैं। उसके बाद ये जो प्रोसीजर करते हैं उसका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। इफ पार्टनर्स लोन इज देयर गिवन इनटू द बैलेंस शीट एंड इट इज नॉट टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी, इन दैट केस पार्टनरशिप फर्म हैज टू पे अमाउंट ऑफ पार्टनर्स लोन सेपरेटली बाय पासिंग अ एंट्री, वो भी हमने डिस्कस की है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अगर ये लोन सेटल करने के लिए शेयर्स दिए जाते हैं, डिबेंचर्स दिए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाते हैं, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट, कैश दी जाती है तो टू कैश बैंक अकाउंट, ये एंट्री भी हमने देखी। उसके बाद हमने देखा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया जाता है, वट एवर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज देयर इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट, दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रियलाइजेशन अकाउंट में जो कुछ भी प्रॉफिट रहेगा यानी कि डेबिट साइड में डिफरेंस यानी कि क्रेडिट बैलेंस, या लॉस रहेगा यानी कि क्रेडिट साइड में डिफरेंस यानी डेबिट बैलेंस यानी रियलाइजेशन लॉस,
वो प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। उसके लिए प्रॉफिट होता है तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस होता है तो एंट्री रहती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट क्लोज करने, पार्टनरशिप फर्म के सब अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं क्योंकि ये डिसोल्यूशन है, कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है। तब जब तक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगी तब तक नई कंपनी फॉर्म नहीं होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने से पहले वॉट एवर अमाउंट ऑफ शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स रिसीव्ड फ्रॉम परचेसिंग कंपनी फॉर परचेस कंसिडरेशन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स इन देयर फाइनल क्लेम, दैट इज फाइनल कैपिटल बैलेंसेस रेशियो। ये भी हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर में सब अध्ययन किया है। तो उसका एप्लीकेशन करने के लिए कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल बनाएंगे, उसमें अगर कुछ डेबिट में आता है तो माइनस करेंगे, वो फाइनल क्लेम रहेगा और वो फाइनल क्लेम का टोटल बना के जो कुछ भी शेयर्स मिले उसे डिवाइड बाय करेंगे और हर एक पार्टनर का जो फाइनल क्लेम रहेगा वो मल्टीप्लाई करके हम उसे शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसके लिए हमने एंट्री भी देखी थी। चलो तो बच्चों, कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी, ये टॉपिक का प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2, जो कि आपके हाथ में जो वर्कबुक है पी एजुकुल डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जो आपको वर्कबुक प्रोवाइड किया उसमें भी वो प्रॉब्लम प्रिंट किया है। प्रॉब्लम के नीचे जो कुछ भी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, उसके सब फॉर्मेट आपको ब्लैंक फॉर्म में प्रिंट करके दिया है। उसके नीचे वर्किंग नोट बनाने के लिए भी ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड किया है और उसमें हम जर्नल एंट्रीज भी लिखते रहेंगे। चलो तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें इंफॉर्मेशन दी है। चलो तो क्या इंफॉर्मेशन दी है प्रॉब्लम में देखते हैं। PQR वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। इट मीन्स देयर आर 3 पार्टनर्स namely P, Q and R and their profit sharing ratio is 5:3:2 means 5/10, 3/10, 2/10. Their balance sheet as on 31st March 2021 was as follows. So on the date of conversion of partnership firm into limited company, the actual financial position of the partnership firm is given there. Just see what is the financial position of PQR partnership firm given in the balance sheet. On the liability side, there are sundry creditors, bank overdraft. These are the 2 third-party external liabilities. Along with these 2 third-party external liabilities, general reserve is there and balance sheet liability side is also showing capital balance of P, Q and R. And on the asset side, cash, sundry debtors, bills receivable, stock, furniture, equipments and machinery. These are the assets given there. On the above date, a newly formed company X Limited company took over the business of the firm for ₹2,64,000, payable ₹24,000 in cash and balance in the shares of ₹10 each. Show necessary ledger accounts to close the books of the firm. कन्वर्शन के लिए जो टर्म्स कंडीशंस हमें बैलेंस शीट के नीचे दिए हैं, क्या बताया है, एक्स लिमिटेड कंपनी फॉर्म हुई है और ये कंपनी ने PQR पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस टेक ओवर किया है। टेक ओवर करने के लिए एक्स कंपनी लिमिटेड ने PQR पार्टनरशिप फर्म को जो परचेस कंसिडरेशन देनी है वो है 2,64,000. So the amount of purchase consideration to be paid by X Limited to PQR partnership firm is specifically given in the problem, that is ₹2,64,000. 2,64,000. It means this is nothing but the purchase consideration is given here and this is the method of lump sum method. lump sum method के हिसाब से हमें ये प्रॉब्लम में purchase consideration 2,64,000 बताया है। Now question arises how the amount of purchase consideration is paid by X Limited to PQR partnership firm. Specifically given there ₹24,000 out of ₹2,64,000. ₹24,000 paid in cash. It means 2,64,000 जो परचेस कंसिडरेशन दिया है उसमें से 24,000 कैश पेड की गई है और बैलेंस इन शेयर्स ऑफ ₹10 each. It means 2,64,000 minus 24,000, so it comes to 2,40,000. So the balance amount of purchase consideration is paid by X Limited company to PQR partnership firm ₹2,40,000 in shares, means 24,000 shares of ₹10 each. तो परचेस कंसिडरेशन 24,000 कैश में दी गई है और 2,40,000 शेयर्स में दिया है।
हमें रिक्वायरमेंट के तौर पे बताया गया है कि हमें लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, पार्टनरशिप फर्म के लेजर अकाउंट्स बना के उन्हें क्लोज करना है। चलो तो बच्चों, प्रॉब्लम के नीचे आपके वर्कबुक में भी वो लेजर अकाउंट बनाए, मैं भी स्क्रीन पे लेजर अकाउंट्स बनाता हूं। चलो, हर एक अकाउंट्स का नाम भी देते हैं हम। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म देयर इज रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स लिमिटेड अकाउंट, शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट एंड कैश अकाउंट। चलो तो बच्चों, ये जो अकाउंट्स है वो हमने बनाए। अब पहला काम होता है हमारा, प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही मैंने आपको ये जो अकाउंटिंग प्रोटोकॉल रहता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो हमने पूरी तरह से पढ़ी है। अकाउंटिंग प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है शुरू में। तो पहले हम काम करते हैं हमेशा कि हम बैलेंस शीट के साथ पूरा डीलिंग करते हैं। चलो तो बच्चों, पहले कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस है। वो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है, यानी कि क्रेडिट बैलेंसेस है। सो पुट दैट अमाउंट ऑफ बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पी के कॉलम में रहेंगे 1 लाख, क्यू के कॉलम में रहेंगे 82,000 और आर के कॉलम में रहेंगे 62,000। तो बैलेंसेस बच्चों हमने लिख दिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, क्यू के कॉलम में 82,000 और आर के कॉलम में 62,000। ओके, ये बैलेंसेस हमने ब्रॉट डाउन किए। उसके बाद बारी आती है, ये जनरल रिजर्व हमें दिया है। तो जनरल रिजर्व जो रहेगा, रिजर्व फंड रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, जो कुछ भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस रहेंगे, ये कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी, ये टॉपिक के जो रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स कंडीशंस रहते हैं, उस हिसाब से हमें व्हाट एवर अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये प्रॉब्लम में कितना है, 5:3:2। तो 5:3:2 में हम पी क्यू आर ये तीनों पार्टनर्स में अगर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस दिखाने वाला अकाउंट हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। उसके लिए हमें जनरल रिजर्व को डेबिट देनी पड़ेगी और पी क्यू आर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट देंगे। चलो तो एंट्री लिख लेना। पहली वर्किंग नोट हम 2 बनाएंगे, उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ देना और नीचे जर्नल एंट्रीज लिख लेना, वर्किंग नोट की जो स्पेस है वहां। चलो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, टू पी कैपिटल अकाउंट 5,000, टू क्यू कैपिटल अकाउंट 3,000, टू आर कैपिटल अकाउंट 2,000। एंट्री मैं रिपीट करता हूं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, टू पी कैपिटल अकाउंट 5,000, टू क्यू कैपिटल अकाउंट 3,000, टू आर कैपिटल अकाउंट 2,000। नरेशन लिखते हैं, being general reserve distributed among partners in PSR, that is profit sharing ratio, in PSR 5:3:2। आप अगर मेरा स्पीड मैच नहीं कर सकते तो आपके हाथ में पॉज का बटन है, आप लेक्चर पॉज करना, अपने नोटबुक में वर्कबुक में सब कुछ लिख देना, उसके बाद लेक्चर खाली पॉज हटाना, लेक्चर चालू रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लेक्चर आप 4 बार देख सकते हो, मैंने 4 व्यूज अलाउ किया है। पी एजुकुल आपको बहुत सारी सुविधाएं दे रहा है, ये आप हर एक लेक्चर 4 बार देख सकते हो। चलो तो आगे चलते हैं। ये जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी क्यू आर, यानी कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, पी कॉलम 5,000, क्यू कॉलम 3,000, आर कॉलम 2,000। ओके, तो जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। चलो तो बच्चों, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये जो थर्ड पार्टी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी, ये टॉपिक का जो रूल्स रेगुलेशंस है उस हिसाब से जो कुछ भी थर्ड पार्टी एक्सटर्नल लायबिलिटीज रहेगी और जो एसेट्स रहेगी, सब की सब एसेट्स और लायबिलिटीज हम रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। लायबिलिटीज यानी क्रेडिट बैलेंस, तो हम लायबिलिटी को डेबिट देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट देंगे और लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, यानी कि इंडिविजुअल लायबिलिटीज और एसेट्स अकाउंट हमेशा लेके क्लोज हो जाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बनेगा जहां सब एसेट्स और लायबिलिटीज रहेंगे और एसेट लायबिलिटी के जो कुछ भी आगे चल के ट्रांजैक्शंस रहेंगे, या तो लायबिलिटी पे की है, या तो लायबिलिटी किसी पार्टनर ने टेक ओवर की है, या तो एसेट हमने ओपन मार्केट में सोल्ड की है, या तो एसेट कोई पार्टनर ने टेक ओवर की है, सब जो ट्रांजैक्शंस रहेंगे एसेट लायबिलिटी के,
उनके ट्रांजैक्शंस के व्यवहार हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू लिखेंगे। चलो तो लायबिलिटी यानी क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस वाले दो लायबिलिटी है, उन्हें डेबिट देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट देके हम ये लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे। एंट्री लिख लेना, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। मैं एंट्री रिपीट करता हूं, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। नरेशन लिख लेना, बीइंग क्रेडिटर्स एंड बैंक ओडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन कन्वर्जन। वेरी गुड। हर एक नरेशन लिखते वक्त हम आखिर में ऑन कन्वर्जन लिखेंगे। यह तो हमारा पहले प्रॉब्लम से अपना तय हुआ है। चलो तो ये एंट्री का पोस्टिंग करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 30,000 और बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। वेरी गुड। तो ये दो लायबिलिटीज हमने ट्रांसफर की। इसी तरह से कैश, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, ये जो एक्स लिमिटेड कंपनी है उन्होंने PQR ये पार्टनरशिप फर्म के पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर किया है। तो लायबिलिटी ट्रांसफर की, अब एसेट ट्रांसफर करेंगे। एसेट्स यानी डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस वाले इंडिविजुअल एसेट्स को हम क्रेडिट देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट देके सब एसेट्स ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री लिख लेना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,04,000। एंट्री में बता रहा हूं, आप लिख लेना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,04,000 टू कैश अकाउंट 8,000 टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 22,000 to bills receivable account 8,000, to stock account 1,66,000, to furniture account 14,000, to equipment account 6,000, to machinery account 80,000। वेरी गुड। एंट्री रिपीट करता हूं मैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, टू डेटर्स, टू BR, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू इक्विपमेंट, टू मशीनरी। वेरी गुड। नरेशन लिख लेना, बीइंग sundry assets transferred to realization account at their book values on conversion। वेरी गुड। चलो तो हम एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं सब। चलो पहले एसेट टू कैश 8,000, उसके बाद लिखेंगे टू डेटर्स अमाउंट रहेगी 22,000, उसके बाद लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अमाउंट रहेगी 8,000, उसके बाद हम लिखेंगे टू स्टॉक 1,66,000, उसके बाद टू स्टॉक लिखेंगे अमाउंट रहेगी 14,000, उसके बाद इक्विपमेंट रहेगा, इक्विपमेंट लिखेंगे टू इक्विपमेंट 6,000 और आखिर में लिखेंगे मशीनरी 80,000। तो सब के सब एसेट्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर किए, लायबिलिटी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर की। एसेट्स का अब कोई ट्रांजैक्शन आता है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग होगी, और लायबिलिटी का कोई ट्रांजैक्शन आता है तो रियलाइजेशन अकाउंट्स के डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग होगी। तो बैलेंस शीट के पूरे एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ जो कुछ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें देनी थी वो हमने पूरी की है। अब आगे चलते हैं, प्रॉब्लम में हमें जो ज्यादा की जानकारी दी है वो देखते हैं क्या दी है। चलो तो बच्चों, कन्वर्शन के लिए टर्म कंडीशन जो बैलेंस शीट के नीचे दी जाती है वो मैंने स्क्रीन पे ली है। देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन हमें दी है। On the above date, a newly formed company X Limited took over the business of the firm for ₹2,64,000। ये बैलेंस शीट के डेट पे X Limited नाम की एक कंपनी फॉर्म हुई है और उन्होंने ये PQR ये 3 पार्टनर्स की जो पार्टनरशिप फर्म है उसे टेक ओवर किया है। और ये टेक ओवर करने के लिए X Limited कंपनी इज गोइंग टू पे परचेस कंसिडरेशन टू PQR पार्टनरशिप फर्म ₹2,64,000। प्रॉब्लम में हमें क्लियर कट बताया है, लमसम मेथड के हिसाब से परचेस कंसिडरेशन कितना रहेगा, 2,64,000। अच्छी तरह से आपको याद होगा जो हमारा लेक्चर नंबर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क समझाते वक्त मैंने जो लेक्चर नंबर 5 दिया है आपको, वो लेक्चर नंबर 5 में सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सब अकाउंटिंग एंट्रीज और अकाउंटिंग प्रोसीजर के बारे में मैंने विस्तृत आपको जानकारी दी है। परचेस कंसिडरेशन के बारे में हमें 2 एंट्री बनानी पड़ती है। पहली एंट्री हम बनाएंगे परचेस कंसिडरेशन ड्यू फ्रॉम एक्स लिमिटेड और दूसरी एंट्री हम बनाएंगे परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्स कंपनी लिमिटेड। चलो तो बच्चों, पहले हम एंट्री लिखते हैं पीसी ड्यू, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। एंट्री में लिख के दे रहा हूं आपको, लिख लेना,
एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,64,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,64,000। वेरी गुड, नरेशन लिख लेना। बीइंग परचेस कंसिडरेशन ड्यू फ्रॉम एक्स कंपनी लिमिटेड। वेरी गुड, तो पोस्टिंग बनाते हैं। चलो, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट 2,64,000, ब्रैकेट में लिखेंगे परचेस कंसिडरेशन। वेरी गुड। अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय एक्स कंपनी लिमिटेड, तो करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आएगा ये एंट्री का एक्स लिमिटेड अकाउंट के डेबिट साइड में। चलो, तो एक्स लिमिटेड अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,64,000। वेरी गुड, तो पीसी ड्यू की एंट्री पास करी और उसका पोस्टिंग भी हमने कर दिया। चलो, तो पीसी रिसीव्ड, पीसी कैसे मिल रही है? 24,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड 2,40,000 इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। चलो, तो एंट्री लिख लेना। कैश अकाउंट डेबिट 24,000, एंट्री लिख लेना। कैश अकाउंट डेबिट 24,000, शेयर्स इन एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट 2,64,000। वेरी गुड, एंट्री में रिपीट करता हूं। कैश अकाउंट डेबिट 24,000, शेयर्स इन एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट 2,64,000। वेरी गुड, नरेशन लिख लेना। बीइंग परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्स कंपनी लिमिटेड in cash rupee 24,000 and in shares in 24,000 shares of rupee 10 each on conversion। very good, तो इसका पोस्टिंग बनाते हैं बच्चों हम अब। चलो, एक्स लिमिटेड अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय कैश अकाउंट 24,000, तो इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू एक्स लिमिटेड अकाउंट 24,000। वेरी गुड, लिख दिया आपने। वेरी गुड। एक्स लिमिटेड अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय शेयर्स इन एक्स लिमिटेड 2,40,000, तो एक्स लिमिटेड अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया बाय शेयर्स इन एक्स लिमिटेड 2,40,000 और उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट हमने दिया शेयर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू एक्स लिमिटेड अकाउंट 2,40,000। चलो, तो ये एंट्री का भी पोस्टिंग किया। एक्स लिमिटेड अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश बाय शेयर्स अकाउंट के डेबिट में टू एक्स लिमिटेड और कैश अकाउंट के डेबिट में टू एक्स लिमिटेड। वेरी गुड। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं है। प्रॉब्लम तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। चलो, तो पहला काम बनता है अपना रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना। रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो उसकी टोटल आती है 3,14,000। पुट दैट अमाउंट ऑफ टोटल ऑन डेबिट साइड 3,14,000। तो अब डेबिट साइड की टोटल ये 314 में से हम माइनस करेंगे तो वो टोटल आती है 3,04,000। तो 314 माइनस 34 करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा, यानी कि क्रेडिट बैलेंस रहेगा, यानी कि रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा। ये रियलाइजेशन प्रॉफिट हम PQR ये तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यानी कि 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो, तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, बाद में एंट्री बनाते हैं। चलो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P कैपिटल 5/10 of 10,000 that is 5,000 to Q capital 3/10 of 10,000 that is 3,000 और to R capital that is 2/10 of 10,000 that is 2,000। तो ये 10,000 जो प्रॉफिट था, ये 10,000 जो प्रॉफिट था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया PQR के बीच में 5:3:2 में। जबकि हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं टू P कैपिटल टू Q कैपिटल टू R कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट P के कॉलम में 5,000, Q के कॉलम में 3,000 और R के कॉलम में 2,000। वेरी गुड। तो एंट्री लिखते हैं इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 लिख लेना बच्चों। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू P कैपिटल अकाउंट 5,000 टू Q कैपिटल अकाउंट 3,000 टू R कैपिटल अकाउंट 2,000। वेरी गुड। नरेशन लिख लेना, बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन PSR 5:3:2 ऑन कन्वर्जन। वेरी गुड। चलो, तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया, एंट्री भी उसकी बनाई। अब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, लेकिन कन्वर्जन का रूल है कैपिटल अकाउंट तब तक हम सेटल नहीं कर सकते जब तक परचेस कंसिडरेशन में
परचेस कंसिडरेशन में अगर हमें शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स मिलते हैं तो उनका पार्टनर्स के बीच में फाइनल कैपिटल बैलेंसेस रेशियो यानी कि फाइनल क्लेम रेशियो में जब तक हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते तब तक हमें कैपिटल अकाउंट की सेटलमेंट करने नहीं आती। तो चलो पहले शेयर्स कितने मिले, 2,40,000। तो 2,40,000 के शेयर्स हमें फाइनल कैपिटल बैलेंसेस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। या फाइनल कैपिटल बैलेंसेस रेशियो कैसे असर्टेन किया जाता है, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल बनाना, उसमें डेबिट साइड की टोटल अगर कुछ होता है तो माइनस करना, बिफोर सेटलमेंट वॉट एवर अमाउंट ऑफ बैलेंसेस दैट कैपिटल अकाउंट्स आर शोइंग दैट इज फाइनल कैपिटल बैलेंस। ओके चलो, तो बच्चों हम वर्किंग नोट में लिख लेना, फाइनल क्लेम कैपिटल प्लस रिजर्व दैट इज 1 लाख प्लस रिजर्व के 5,000 और प्रॉफिट के 5,000 यानी कि पूरे हो गए कितने 1,10,000। क्यू के 82 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 88,000 और आर के 62,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 तो कितने हो गए देख लेना 66,000। 62 प्लस 2 प्लस 2 ओके। तो फाइनल क्लेम कितना है 1,10,000, 88,000, 66,000 यानी कि 5:4:3। 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12। तो टोटल शेयर्स रहेंगे इनके फाइनल क्लेम के 12, उसमें से 5/12 पी के, उसमें से 4/12 क्यू के और उसमें से 3/12 आर के। चलो तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन करके 2,40,000 के शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5 करते हैं तो पी का हमें समझ में आता है 1 लाख शेयर उसको मिलेंगे। क्यू का 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4 करते हैं तो क्यू को हम 80,000 के शेयर्स देंगे और आर के लिए 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 करते हैं तो आर को 60,000 शेयर्स मिलेंगे। तो यह शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलो तो एंट्री लिख लेना, वेरी गुड। चलो एंट्री लिखते हैं, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000। रिपीट कर रहा हूं मैं, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर्स इन एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट 2,40,000। वेरी गुड, नरेशन लिख लेना। ये वर्किंग नोट भी आपने लिखी होगी आपकी वर्कबुक में। उसके बाद जर्नल एंट्री लिख लेना, नरेशन लिखते हैं, बीइंग शेयर्स रिसीव्ड फॉर पीसी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग PQR in final claim ratio 5:4:3. This is final claim ratio. This is not profit sharing ratio. Profit sharing ratio in this problem is 5:3:2. But final claim ratio is 5:4:3. This is different than PSR. भूलना नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नरेशन भी लिख दिया। अब हम क्या करते, इसका पोस्टिंग करते हैं एंट्री का। चलो शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखो बाय पी कैपिटल 5/12 1 लाख, बाय क्यू कैपिटल कितना आएगा 80,000, बाय आर कैपिटल 312 कितना आएगा 60,000। वेरी गुड। तो शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट में हम बाय पी बाय क्यू बाय आर लिखते हैं तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। पी के कॉलम में लिखेंगे 1 लाख, क्यू के कॉलम में 80,000 और आर के कॉलम में 60,000। वेरी गुड। चलो तो बच्चों शेयर्स का भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा कर दिया। अब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे और जो कुछ भी बैलेंस रहेगा वो हम कैश में सेटल करेंगे बिकॉज वी हैव कैश ऑफ ₹24,000। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में देख लेना, पीसी के लिए हमें 24,000 कैश मिली है। चलो तो बच्चों पी की टोटल आती है 1,10,000, पुट दैट अमाउंट ऑफ टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ पी कॉलम। यस, क्यू की टोटल आती है 88,000, पुट दैट टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ क्यू कॉलम। आर की टोटल आती है चलो 66,000, पुट दैट अमाउंट ऑफ टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ आर कॉलम 66। तो अब हम पी के कॉलम का अगर देखते हैं, टोटल है 1,10,000 और डेबिट में है 1 लाख, तो 10,000 डेबिट में डिफरेंस आएगा, क्यू का 8,000 आएगा, आर का 6,000 आएगा। तीनों का भी डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो वो क्रेडिट बैलेंस है यानी कि सरप्लस कैपिटल है, एक्सेस कैपिटल है। सो व्हाट एवर अमाउंट ऑफ सरप्लस कैपिटल और एक्सेस कैपिटल दैट कैपिटल अकाउंट्स आर शोइंग टू बी रिफंडेड इमीडिएटली टू सेटल द कैपिटल अकाउंट्स। चलो तो कैश में सेटलमेंट करते हैं। टू कैश अकाउंट पी कॉलम 10,000, क्यू कॉलम 8,000, आर कॉलम 6,000।
अगर हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू कैश लिखते हैं तो करस्पॉन्डिंग रिकॉर्डिंग होगी कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय पी कैपिटल 10,000, बाय क्यू कैपिटल 8,000, बाय आर कैपिटल 6,000। वेरी गुड। चलो तो एंट्री लिखते हैं इसकी। पी कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश अकाउंट 24,000। वेरी गुड। मैं एंट्री रिपीट करता हूं। पी कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश अकाउंट 24,000। वेरी गुड। नरेशन लिख लेना। बीइंग सरप्लस कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रिफंडेड ऑन कन्वर्जन। वेरी गुड। चलो तो एक्स लिमिटेड का अकाउंट क्लोज करते हैं। डेबिट की टोटल 264, क्रेडिट की भी 224 प्लस 240 264। शेयर्स की, क्रेडिट की, डेबिट की टोटल 2,40,000 2,40,000 और कैश की भी टोटल 24,000। तो बच्चों ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 था उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमने डिटेल में डिस्कशन करके सब चीजों का अच्छी तरह से अध्ययन करके अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर करके हमने यह सॉल्यूशन बनाया है। तो यहां हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन पूरा हुआ है। तो बच्चों ये जो सॉल्यूशन बना है, अगर आपको इस बारे में कोई डाउट्स हैं, कोई टर्मिनोलॉजीज का और क्लैरिफिकेशन आप चाहते हो तो मेरे साथ संपर्क में रहिए। स्क्रीन पे दिख रहे हुए जो मोबाइल नंबर्स है उस पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए या मुझे कॉल करिए या pajukul01@gmail.com ये जो आपको मेल आईडी दिख रहा है उसमें अपना डाउट मुझे मेल करके भेजिए। मैं आपको मेल करके सॉल्यूशन भेज दूंगा। नहीं तो कम से कम इतना करिए कि हर एक टॉपिक के डाउट सॉल्विंग सेशन जब मैं रखता हूं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आपको नोटिफिकेशन भी भेजता हूं, तो ये नोटिफिकेशन आपको मिलने के बाद हर एक टॉपिक के डाउट सॉल्विंग सेशन के लिए आप प्रेजेंट रहेंगे, आपके डाउट के साथ रहेंगे, आपके डाउट्स पूरे के पूरे मुझे पूछेंगे, दूसरों के डाउट्स भी ध्यान दे के सुनेंगे। खाली अपने डाउट्स क्लियर होने के बाद ही बात खत्म नहीं होती। कुछ कुछ डाउट्स हमें आते ही नहीं, लेकिन दूसरे को ही पूछता है तो हमें उसका अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी तरह से होता है। और आखिर में एक बात बोलूंगा, ये जो पी एजुकुल डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस जो कि पी कुलकर्णी क्लासेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस माध्यम से आप ये टॉपिक, ये पढ़ाई, आपका कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कुछ भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, वो एग्जाम का जो आप एजुकेशन या पढ़ाई या अध्ययन ये पी एजुकुल डिजिटल प्लेटफॉर्म से गाइडेंस लेके कर रहे हो। बच्चों जो कुछ भी आपकी ये पढ़ाई के बारे में अनुभव रहेगा, उसका जो कुछ भी आपका फीडबैक रहेगा, आपका वर्ड ऑफ माउथ रहेगा, वो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ, अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ या जो कुछ भी आपके जान पहचान वाले हो उनके पास अपना फीडबैक जाना चाहिए कि पी एजुकुल डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको जो गाइडेंस मिल रहा है उसका दर्जा क्या है, उसका फायदा कैसे हो रहा है। मैं ऐसा कतई नहीं कहूँगा कि आप पी एजुकुल डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें या बढ़ा चढ़ा के कुछ बोलो। जो कुछ भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा, जो कुछ भी आपका अनुभव रहेगा, जो कुछ भी आपका तजुर्बा रहेगा, उसका ही फीडबैक अपने जो दोस्त लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सब में आप पास ऑन कर देना। यानी कि ये प्लेटफॉर्म से जो गाइडेंस मिल रहा है उसका फायदा बहुत दूर तक आपको पता है। ये जो टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू लिमिटेड कंपनी, ये खाली आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो कुछ भी स्टेट में आप पढ़ रहे हो वो स्टेट में, हर एक स्टेट में ग्रेजुएशन, चाहे बीकॉम हो, बीबीए हो या कोई भी और ग्रेजुएशन की एग्जाम हो, कहीं ना कहीं वो टॉपिक है हर एक स्टूडेंट को अपनी एग्जामिनेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। तो भारत के जो 600 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ कॉमर्स का अध्ययन करने के लिए स्टूडेंट्स एडमिशन्स लेते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक का पढ़ाई करने के लिए ये टॉपिक का गाइडेंस फायदेमंद रहेगा। तो आपके फीडबैक पे, आपके वर्ड ऑफ माउथ पे किन किन लोगों को पूरे हिंदुस्तान में फायदा हो सकता है ये आप देख लो। हम अपनी पढ़ाई करेंगे, हम अपनी प्रोग्रेस, प्रगति के बारे में प्रयत्न तो करते रहेंगे, कोशिशें तो कामयाब हमारी होती ही रहेगी, लेकिन हमारा ये सामाजिक उत्तरदायित्व भी बनता है कि हम जैसे आगे बढ़ने की सोच रहे वैसे ही हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, अड़ोस पड़ोस वाले या और कोई संपर्क में आने वाले जो कुछ भी रहेंगे उनको भी हमें प्रगति की ओर लेने
जाना है, उसके लिए फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। इसीलिए आपको मेरा यह सजेशन रहेगा कि आप अपना फीडबैक अपने जान पहचान वालों में अच्छी तरह से रख देना। जो कुछ भी रहेगा वो रख देना, बिना हिचक के रख देना। अगर आपको लग रहा है कि ये गाइडेंस अच्छा नहीं है तो नहीं बोल देना, अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोल देना। लेकिन पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद अपना जो कुछ भी मत है, जो कुछ भी ओपिनियन है, जो कुछ भी आग्रह है, वो आप फॉर्म करना और पास ऑन कर देना। चलो तो बच्चों, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने यहाँ बताया है, यहाँ आपने लिख दिया है अपने वर्कबुक में। ये सॉल्यूशन मैंने बोर्ड पे, स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है। ये अपना सॉल्यूशन यहाँ पूरा होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले प्रॉब्लम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।